ओके, लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था बेटा हमने? आई रिमेम्बर वी वर डूइंग इलेक्ट्रिक डाइपोल ना? यस सर। ओके, डाइपोल मोमेंट के बारे में बता दिया था. डाइपोल मोमेंट इज व्हाट? इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. और फिजिक्स में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या था? प्लस से माइनस की माइनस से प्लस? माइनस माइनस. बराबर. एंड बेसिकली द डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन वाज in the direction in which electron will flow. जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन होता है. ठीक है, हेडिंग दे दो. डाइपोल थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग. गिव हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल. ड्यू टू डाइपोल. सो डाइपोल की वजह से विल बी डीलिंग विद द इलेक्ट्रिक फील्ड. हम जरा फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल. राइट, सी एज्यूम कर लो बेटा कि मेरे पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज है एंड हियर वी आर हैविंग नेगेटिव चार्ज. एंड या फिर ऐसे ले लेते हैं. इमेजिन कर लो कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है Q और एक नेगेटिव चार्ज है, सॉरी प्लस Q हियर वी आर हैविंग एंड माइनस Q हियर. ऐसे मान लेते हैं प्लस Q एंड माइनस Q. वी आर एज्यूमिंग कि इस दोनों डाइपोल के बीच का जो डाइपोल लेंथ है दैट इज गिवन एज 2d, है ना. अब इसकी वजह से फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस आगे कोई एक पॉइंट P है एक्सिस पे, और मुझे इस P पॉइंट पे आई वांट टू हैव द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस P पॉइंट पे ड्यू टू डाइपोल. सो नंबर 1 हम लोग बात करेंगे ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल. हम डाइपोल के एक्सिस पे चर्चा करेंगे कि भाई डाइपोल के एक्सिस पे व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल. अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P का इस पॉजिटिव चार्ज के साथ कितना डिस्टेंस होगा? सी इट इज 2d और यहाँ से सेंटर r है तो ये d हो जाएगा. तो क्या ये डिस्टेंस जो मेरा विल इट बी इक्वल टू r माइनस ऑफ d? और ये माइनस Q के साथ इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा? विल इट बी इक्वल टू r प्लस d? फाइन. मुझे बताओ ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पे व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज एट दिस पॉइंट P? इधर की तरफ होगा, आउटवर्ड. मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना डायरेक्शन को, तो आप उस पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख के देखो उस पे फोर्स किधर लग रहा है. जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. So due to this positive charge plus Q, if I want to have the direction of electric field, so this will be in this way E1. और ये माइनस चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा E2? राइट, होगा ऐसे E1 and E2. E1 will be this one is the magnitude of E1. ये मेरा E1 होगा और ये माइनस चार्ज की वजह से P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा. दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? E2. E1 कितना हो जाएगा बेटा? Will it be equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by r minus of d का whole square, और E2 will be equal to what? 1 by 4 pi epsilon naught Q by r plus of d का whole square. होगा ऐसा? So P point पे what will be the net electric field? Will it be equal to E1 minus E2? क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में, therefore we'll have to subtract. So क्या P पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट P, will it be equal to E1 minus E2 बेटा? Yes sir. Correct. Now if I'll be solving this, हम E net निकालते हैं at this point. So 1 by 4 pi epsilon naught Q by r minus d का whole square over 1 by 4 pi epsilon naught Q by r plus d का whole square. So if you want to have the net electric field, which is Q by 4 pi epsilon naught 1 by r minus d का whole square over 1 by
r plus d का होल स्क्वायर implies कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, विल इट बी इक्वल टू q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट r प्लस d का होल स्क्वायर माइनस r माइनस d का होल स्क्वायर. अभी देखो a माइनस b और a प्लस b, सो विल इट बी इक्वल टू r स्क्वायर माइनस ऑफ d स्क्वायर टू द होल स्क्वायर. होगा ऐसा ही? Yes. है ना. वी जस्ट वांट टू गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल. हमें सिर्फ डाइपोल के एक्सिस पे वी वांट टू हैव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड. सो कितना हो जाएगा बेटा, ई नेट विल इट बी इक्वल टू q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओवर, इसको ओपन कर देंगे, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2rd a प्लस b के होल स्क्वायर पे, इसको ओपन करेंगे, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ऑफ 2rd divided by r square minus d square to the whole square. So therefore, the net electric field which will be having is q by 4 pi epsilon naught bracket r square plus d square plus 2rd minus of r square minus of d square and minus minus plus of 2rd over r square minus d square का whole square. होगा बेटा? अभी अगर आप कैलकुलेट करोगे, सो दिस r स्क्वायर एंड r स्क्वायर विल गेट कैंसिल, ये d स्क्वायर कैंसिल हो गया. कितना मिलेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P? सो विल आई बी हैविंग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4rd by r square minus d square to the whole square. Will it be 2rd plus 2rd, that will be equal to what, 4rd. ये हो जाएगा टॉप. हाँ, अब अगर आप इसको अरेंज करोगे, सो कैन आई से दिस ई नेट इज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r into 2qd by what we are having r square minus d square to the whole square. अच्छा, ये जो डाइपोल मैंने बनाया है, इस डाइपोल का व्हाट विल बी द डाइपोल मोमेंट? इस डाइपोल का डाइपोल कितना हो जाएगा? Q into 2D. q into 2d. वेरी गुड. So dipole moment will be q into 2d. Why 2d here? Because दो चार्ज के बीच में, प्लस और माइनस चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस था वो 2d था, और मैंने आपको बताया था कि फॉर डाइपोल मोमेंट वी हैव टू टेक द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. सो चार्ज का मैग्नीट्यूड q और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2d. सो अगर आप q में 2d को मल्टीप्लाई करोगे, सो विल बी हैविंग व्हाट, डाइपोल मोमेंट. एग्रीड? अथर्व जस्ट अ सेकंड बेटा, पहले पूरा प्रूफ कर लेते फिर हम लोग करेंगे. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस ना 2qd, हम लोग एक काम करते p लिख लेते हैं. सो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट ऑन द एक्सियल लाइन विल बी इक्वल टू व्हाट बेटा, 1 by 4 pi epsilon naught 2r into p. p stands for dipole moment over r square minus d square to the whole square. अच्छा, लास्ट लेक्चर में आई रिमेम्बर मैंने आपको बताया था, ये जो डाइपोल का लेंथ होता है ये बहुत छोटा होता है कि बहुत बड़ा होता है? Very small. Very small. Very small. Correct. So this r is less than d. Sorry, this d is less than r. d हमारा बहुत कम है r के सामने, तो क्या d स्क्वायर और भी कम हो जाएगा r स्क्वायर के सामने? d was the distance between the two charges for dipole. So this d is very small compared to r. तो क्या d स्क्वायर will be much smaller than r स्क्वायर? बहुत कम हो जाएगा, almost negligible हो जाएगा. So we can neglect this term in comparison with r. So अगर आप neglect कर दोगे, so what will be having 1 by 4 pi epsilon naught 2r into p. ये खत्म हो गया, r स्क्वायर का होल स्क्वायर will be r raised to power 4. कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा बेटा, r cube. So what is the net electric field that we are getting due to dipole along the axis of dipole is 1 by 4 pi epsilon naught 2p by. ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, स्पेशली फॉर सीईटी स्टूडेंट्स एंड फॉर नीट स्टूडेंट्स. अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए along the axis of dipole at a distance r from the center of, ध्यान रखना ये जो डेरिवेशन में मैंने r डिस्टेंस लिया है वो डाइपोल के सेंटर से लिया है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड along the axis of dipole at a distance r from the center of dipole is 1 by 4 pi epsilon naught 2p by r cube. Is it fine? So can you repeat the statement? Yeah. Electric field due to dipole
on the axis of dipole at a distance r from the center of dipole is 1 by 4 pi epsilon naught 2p by r cube. So you have to remember that this r has been taken from the center of dipole. Dipole के center से हमने r को measure किया. That's it. Is it fine? Yes. Okay, great. This is important relation. Huh? This is very, very important. So along the axis of dipole at a distance r from the center of dipole, electric field becomes 1 by 4 pi epsilon naught 2p by r cube. Good. Shall I move ahead? आगे बढ़े ओमकार. Yes, sir. So एक्सिस पे Yes, हमने sir. निकाल लिया. सब बाकी लोग जो फॉर्मूला याद रखो, डोंट बॉदर अबाउट द डेरिवेशन. अगर याद हो मैं बताऊंगा, लेकिन डेरिवेशन अगर आपको याद रह गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहा तो भी चलेगा, बट द फॉर्मूला शुड बी क्लियर, और ये याद रहना चाहिए फॉर्मूला. ओके. नाउ डाइपोल की वजह से now we want to have the electric field on the perpendicular bisector, So let's have this minus q and plus q. They are separated by a distance 2d, and ये जो 2d distance से separated है, इसके center से on this perpendicular bisector at, let me have this point here, ये point यहाँ पे है, मुझे इस point P पे electric field बताना है. Let's say कि ये distance मेरा आ रहा है on the axial line. We want to have the electric field. Right? कैसे करोगे इसको? मैं करता हूं, आप देखिए. सबसे पहले तो मुझे ये बता दो बेटा, ये माइनस चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पे what will be the direction of electric field at this point P? So towards minus. Towards negative charge. Correct. Super. So let me have this as E1. Okay. Now this is R, और ये यहाँ से सेंटर से ये डिस्टेंस दी है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? If I'll be using the Pythagoras theorem, will it be equal to R square plus D square? This is R here, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये D है. So if it is D, this is R. So by using Pythagoras theorem, can we say कि ये जो मेरा डिस्टेंस आया, that is under root of R square plus D square, right? So electric field E1 कितना हो जाएगा बेटा? Will it be equal to 1 by 4 pi epsilon naught q? I am ignoring the minus sign because I have already shown the direction, by under root of R square plus D square to the whole square. So will I be getting the electric field 1 as 1 by 4 pi epsilon naught q by R square plus D square. Fine. Now due to this positive charge, what will be the direction of electric field at this P point? Away. Fine. Correct. So let's have this as E2. ये electric field को हम लोग E2 से denote कर लेते हैं. Now again this distance is R and this is D actually. So if I'll be using the Pythagoras theorem, this I will be having what? Under root of R square plus D square. So implies, now what will be E2 here? This will be 1 by 4 pi epsilon naught q over under root of R square plus D square to the whole square. So therefore E2 कितना हो जाएगा? By calculation will I be having 1 by 4 pi epsilon naught q by R square plus D square. As you can see, the magnitude of E1 and the magnitude of E2, they are same. So we can say what? E1 is equal to E2 and that is equal to what? E. Why I have written this? E1 is equal to E2 and that is equal to E. क्योंकि आपको यहाँ से और इसको देख के समझ में आ रहा है कि जो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का E1 का था, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E2 का भी था. राइट? Am I clear everyone? समझ में आ गया? So instead of writing E1 and E2, I'll be writing E. दोनों जगह पे मैं E लिख देता हूँ. ठीक? अब खुद सोच के देखो बेटा, if I am having this angle as theta, you can take any angle theta. Let's say कि मेरा ये angle अगर theta है,
So if it is theta, this is 90, so this will be 90 minus theta. ये भी थीटा हो जाएगा. So अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? Will it be equal to E cos theta? और सेम वे में if it is theta, it is 90, तो ये एंगल मेरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा. और अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? Will it be equal to theta? होगा. Yes, sir. कैसे किया वो देखिए. This angle was theta. Superb. This angle was theta. This is 90. So this will be 90 minus theta. If this is 90 minus theta, this will be 90 minus theta by vertically opposite angle. So if it is 90 minus theta, this will be 90 minus theta, and therefore this will become theta because ये 90 degree. So now we'll be resolving the component. So if I'll resolve the component of E along this direction, will be E cos theta, and the component of E here will be what? E sin theta. In the same fashion, if I'll resolve the component of E this way, it will be E cosine theta, and the component of E here will be what? E sin theta. मुझे आप एक बात बताओ, क्या ये E sin theta का component and this E sin theta component, are they cancelling each other? Yes. Yes. Same magnitude and opposite direction, so they will nullify each other. So P point पे, what will be the net electric field? Will it be 2E cos theta. super? And E we have already known. So अगर मैं यहाँ place कर दूँ, so net electric field 2 into 1 by 4 pi epsilon naught Q over R square plus D square. This is what we have written in place of E and cos theta. So अगर आप ये triangle में concentrate करोगे, so cos theta will be equal to base over hypotenuse. So यहाँ से मुझे cos theta कितना मिल जाएगा बेटा? Will I be getting cos theta is equal to D by under root of R square plus D square. See, this is theta, this is my base, this is my hypotenuse. So cos theta will be equal to base, which is D, by hypotenuse, which is under root of R square plus D square. Right? Now we'll plug this value of cos theta here. यहाँ रख देंगे हम लोग. So what I'll be having? E net 2 into 4 pi epsilon naught Q by R square plus D square into cos theta की जगह पे I'll be placing this R square plus D square. Is it clear? So if we'll be shifting like this, so 1 by 4 pi epsilon naught 2 QD by R square plus D square raised to power 3 by 2. Am I clear what I have done? Yes. Okay, 1 second ना पीयूष बेटा पहले complete कर लेते, then I'll come to that. So 1 by 4 pi epsilon naught 2 QD by R square plus D square raised to power 3 by 2 here. 1 by 2 and this one. Now as we have already said that 2 QD is nothing but that is equal to the dipole moment. So therefore E net will I be have what? 1 by 4 pi epsilon naught P by R square plus D square raised to power 3 by 2. We have already discussed कि R is more than D. D बहुत छोटा होता है R के respect में, the dipole length. So therefore R square will be much greater than D square. So therefore we can neglect this term. D square को हम neglect कर सकते हैं. So therefore the net electric field which we'll be having is 1 by 4 pi epsilon naught P by R3. Right? So axial line पे जो electric field आएगा, that will be 1 by 4 pi epsilon naught 2p by RQ, and equatorial line पे जो electric field आएगा, that will be 1 by 4 pi epsilon naught p by RQ. Axial line से equatorial line का electric field half होता है. Am I clear? Check the calculation everyone properly. है ना? Electric field on the axial line was 1 by 4 pi epsilon naught 2p by RQ, and electric field on equatorial line or perpendicular bisector is 1 by 4 pi epsilon naught p by RQ. So axial line पे जो electric field था at distance r, उसका half electric field होगा on the equatorial line or perpendicular bisector. समझ में आ गया सभी को? Is it clear with everyone? Yes, sir. Okay. अब मुझे एक बात बताओ बेटा, एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था,
the direction of electric field on the axial line, is it in favor of dipole moment or it is opposite to the dipole moment on the axial line? Opposite. Favor. Favor. Dipole moment किधर से किधर जाता है? From minus to plus. We know ना, dipole moment is from minus to plus. और अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो E1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा क्योंकि इसके ज्यादा नजदीक है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का E1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा E2 के रिस्पेक्ट में. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी आल्सो इन दिस डायरेक्शन. इसका मतलब क्या है? आप इधर भी रख के सोच सकते हो. इसका मतलब कि एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी इन फेवर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का होगा वही डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का भी होगा एक्सियल लाइन पे. Is it clear? So I can say direction of electric field on axial line is in favor of electric dipole, right? So जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा, हाँ बोलो सर, लेकिन आर का भी डायरेक्शन कंसीडर करना पड़ेगा रे. आर का सर मतलब अगर वो क्यू मतलब वो माइनस क्यू के ज्यादा नजदीक रखा है. चलो करके देखते हैं. यहाँ रखू क्या? माइनस क्यू के नजदीक रखू पॉइंट. कौस्तुभ यही बोल रहा हूँ ना बेटा, माइनस क्यू के नजदीक रखने के लिए. Yes, sir. चलो रखते. Due to this minus q charge, the electric field at this point will be E2. क्योंकि मैंने माइनस की वजह से E2 लिखा था, क्योंकि अट्रैक्ट करेगा so E2 will be in this direction. And this is due to plus q charge, the electric field at this point will be E1. Now आप मुझे खुद ही बताओ, out of E1 and E2, which will have the larger magnitude? किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? E2. तो इस केस में P पॉइंट पे भी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बना, whether it is close to this, तो क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी भी वही डायरेक्शन है? कौस्तुभ, तो क्या आप पॉइंट्स इफ यू आर टेकिंग टुवर्ड्स द राइट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज और टू द लेफ्ट ऑफ द नेगेटिव चार्ज, इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम? चाहे आप पॉइंट एक्सियल लाइन पे कुछ भी ले लो. Yes, sir, got it. And that is in the favor of electric dipole moment. Super. So ध्यान ये रखना, ये पूछा जा सकता है सीईटी में, खासकर नीट में भी पूछ सकता है कि अगर आपसे वो पूछे कि एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के फेवर में है कि ऑपोजिट में है या परपेंडिकुलर है, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑन द एक्सियल लाइन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इज इन फेवर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. क्लियर? अब अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे चर्चा करते हैं, सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले इस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन हो रहा है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के फेवर में है कि उसके ऑपोजिट है? ऑपोजिट. गुड तेजश्री. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट गोज फ्रॉम माइनस टू प्लस, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ जाता है. सो इस केस में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. और आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जा रहा है नेट, ये तो कैंसिल हो गया, सो नेट इधर की तरफ ही जाएगा ना. सो अगर मेरा लाइन मेरा पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है और इक्वेटोरियल लाइन पे है, सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इज इट क्लियर? सभी को समझ में आया? सर ई नेट हमेशा टुवर्ड्स लेफ्ट ही जाएगा क्या? हाँ, टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा. नहीं, टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा तेजस्वी, ऐसा नहीं बोल सकते बेटा. हाँ, ये जरूर मैं बोल सकता हूँ कि अगर डाइपोल मोमेंट लेफ्ट से राइट जा रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट से लेफ्ट जाएगा. अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट राइट से लेफ्ट आ रहा है तो ये लेफ्ट से राइट चला जाएगा. मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा उसके ऑपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ऑन एक्सियल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन. सॉरी, समझ में आ गया? ओके. सो ऑन परपेंडिकुलर लाइन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल दो, लाइन बोलने से बेहतर है, या इक्वेटोरियल लाइन बोल दो, व्हाटएवर यू वांट टू से.
direction of electric field is opposite to that of electric dipole moment. जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इक्वेटोरियल लाइन। इज इट क्लियर? समझ में आ गया सभी को? यस सर। ओके, गुड, सुपर। ओमकार, श्रद्धा, प्रणव, क्लियर है सबको ये पॉइंट यहाँ तक? अथर्व? यस सर। गुड। So, अभी तक हमने दो चीजें डिस्कस किया। एक तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस किया ऑन द एक्सियल लाइन, द सेकंड वी हैव डिस्कस द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और द इक्वेटोरियल लाइन। अब बात करेंगे एट एनी पॉइंट, थर्ड में। एट एनी पॉइंट, सो लेट्स हैव कि मेरा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऐसा है, इस डायरेक्शन में, और यहां से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से, ओके 1 सेकंड राधिका, आल्सो द स्लाइड। ओके, सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, लेट्स से, और मेरा जो कोई पॉइंट है ना बेटा, वो पॉइंट यहाँ कहीं है, ना वो एक्सियल है ना वो इक्वेटोरियल है। इक्वेटोरियल होता तो परपेंडिकुलर होना चाहिए था, एक्सियल होता तो इधर हो जाता, लेकिन नाइदर इट इज इक्वेटोरियल नॉट इट इज एक्सियल, और ये एंगल थीटा है, और मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है इस पी पॉइंट, रैंडम कोई भी पॉइंट है, नाइदर इट इज इक्वेटोरियल नॉर इट इज एक्सियल, इट्स रैंडम एनी पॉइंट। एक मिनट पिछला स्लाइड दिखाइए। सर, So, अभी इस केस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्या करोगे आप? नाउ दिस इज P दिस साइड, सो व्हाट आई विल बी डूइंग कि मैं P का कंपोनेंट रिजॉल्व कर दूंगा। अगर आप P का कंपोनेंट बेटा इस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर दो, इधर की तरफ, सो P का कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन विल बी इक्वल टू व्हाट? P cos थीटा, और इधर की तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा? P sin थीटा। कैन आई रिजॉल्व द कंपोनेंट ऑफ P? क्या हम P का कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हैं? आंसर इज यस, यस सर। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ बेटा, P cos थीटा के लिए ये जो पॉइंट P है वो एक्सियल पॉइंट है कि इक्वेटोरियल पॉइंट है? एक्सियल। और मुझे पता है कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसी डायरेक्शन में हो जाएगा, E1, दैट विल बी इन द सेम डायरेक्शन, राइट? और क्यों होगा वो सेम डायरेक्शन में? क्योंकि ये जो मेरा P cos थीटा है उसके एक्सिस पे ये मेरा पॉइंट है। सो E1 कितना हो जाएगा? सो E1 will be equal to 1/4 pi epsilon naught 2p cos theta by r cube, क्योंकि एक्सियल है तो 2p cos theta। और P sin थीटा के लिए ये जो पॉइंट P है वो कैसा पॉइंट है? इक्वेटोरियल पॉइंट है या एक्सियल पॉइंट है? इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के फेवर में होता है कि उसके ऑपोजिट में होगा? ऑपोजिट। So this will be the direction of E2. Let's see. So, इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ई नेट मेरा कुछ ऐसे चला जाएगा। सो पहली बात, अगर आप E2 कैलकुलेट करोगे, सो E2 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin थीटा बाय r क्यूब, क्योंकि इक्वेटोरियल पॉइंट पे P होता है और एक्सियल पॉइंट पे 2 हो जाता है। सो दैट्स सो अगर मैं नेट रिजल्टेंट निकालूं, दोनों के बीच का एंगल 90 है, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। So 1/4 pi epsilon naught P by r cube common है, so this will be taken outside root के। So 1/4 pi epsilon naught P by r cube 2 into cos theta, so this will be equal to what? 4 into cos square theta plus of sin square theta, है ना? 2 cos theta का स्क्वायर कर दोगे तो 4 cos square theta, और sin theta का स्क्वायर कर दोगे तो sin square theta it will be, right? So therefore what we are having that E net 1/4 pi epsilon naught P by r cube. Now this 4 can be written as 3 cos square theta
plus cos square theta plus sin square theta. Now cos square theta plus sin square theta will give us what? 1. So ये term मेरा 1 हो गया. Therefore, the net electric field which we are having is 1 by 4 pi epsilon naught P by R cube under root of 3 cos square theta plus. मेरा सजेशन होगा कि आप यही फॉर्मूला सिर्फ याद रखो इंस्टेड ऑफ लर्निंग एक्सियल एंड इक्वेटोरियल. अगर आपसे एक्सियल पूछा जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा उस केस में? 0. cos 0 will 1, 3 plus 1 4, root 4 निकालोगे तो 2 आ जाएगा. और अगर मुझे इक्वेटोरियल पॉइंट पे पूछा जाएगा तो 90. So cos 90 will become 0. That's why 0 plus 1 will be 1. So that P by R. Right? मेरा सजेशन है सबको, it's up to you, कि ये जो फॉर्मूला है यही फॉर्मूला आप याद रखोगे, स्पेशली फॉर सीईटी एंड नीट, कि हमें उतना टाइम नहीं है डिराइव करने के लिए. सो विल रिमेंबर दिस फॉर्मूला, है ना. अब डिपेंड करता है कि आपसे क्या पूछा है. दे हैव आस्क्ड एक्सियल की इक्वेटोरियल. अगर आपसे एक्सियल पूछेगा तो थीटा आप इस फॉर्मूला में 0 कर देना, और अगर आपसे इक्वेटोरियल पूछेगा तो इस फॉर्मूला में थीटा यू टेक एज 90. इज इट क्लियर? सर वो p sin थीटा की डायरेक्शन जो आपने उस साइड ली तो वो कैसे ली मतलब? हाँ, कंपोनेंट तोड़ते वेक्टर का. सो P इज एक्टिंग हियर. अगर मेरा कोई वेक्टर ऐसा है बेटा और इसका मुझे कंपोनेंट तोड़ना है, इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ जाएगा और एक कंपोनेंट इधर की तरफ जाएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट इधर की तरफ है ना. एग्जैक्टली सेम वे में P इज एक्टिंग दिस साइड. इस P का अगर आप एक कंपोनेंट तोड़ोगे इधर और दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर, सो इधर इधर तो जा नहीं सकता क्योंकि इसका इफेक्ट इधर है. सो P का वन कंपोनेंट इज हियर एंड द नेक्स्ट कंपोनेंट इज हियर. सर वही तो उस वाले p पर आपने वो उसको अपोजिट क्यों लिया? इस अच्छा p sin थीटा की डायरेक्शन. ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या? यस. ओके, आई हैव ऑलरेडी सेड हियर कि अगर मैं मेरा पॉइंट ऐसा है और मेरा पॉइंट इक्वेटोरियल है, मतलब इसके परपेंडिकुलर पॉइंट है डाइपोल के, मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया. और इस इक्वेटोरियल पॉइंट की वजह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है. देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इधर जाएगा एंड डाइपोल मोमेंट इज हियर. द सेम थिंग, ये जो P cos P sin थीटा है बेटा, P sin थीटा के लिए ये पॉइंट परपेंडिकुलर है, मतलब इक्वेटोरियल है. और मुझे पता है कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट में होता है. सो हियर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑपोजिट टू P sin थीटा, उसके उल्टा होगा. Am I clear? Making sense? यस. Okay, great. Yes, sir. So अब देखो, मुझे डाइपोल की वजह से मैं किसी भी पॉइंट पे at any point I can calculate electric field, whether it is axial, whether it is equatorial or any random point. हर पॉइंट पे हम डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं. एग्रीड? क्लियर है सभी को पॉइंट यहाँ तक? Yes, sir. नाउ विल डिस्कस Yes, sir. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल. अभी तक तो फील्ड क्या. सो इलेक्ट्रिक, एक मिनट, सबको ये फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कि मुझे करना है? एवरीवन रिमेंबर्स दिस फॉर्मूला? चलो कर ही देता हूं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल. मान लो कि मेरे पास एक चार्ज यहाँ पे है एंड माइनस q, and we are having another charge here plus q, and they are separated by a distance 2d. now इसके सेंटर से r डिस्टेंस कोई आगे एक्सियल लाइन पे आई एम हैविंग अ पॉइंट p, और यहाँ पे मुझे पोटेंशियल चाहिए. सेम फैशन जैसे हमने वहां पे किया था, एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे रहेगी. क्या करिएगा? व्हाट टू डू? क्या करें? चलो देखते हैं, बात करते हैं. ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का बेटा डिस्टेंस r हो गया. दिस इज d. सो व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस? विल इट बी इक्वल टू r माइनस d? ये मेरा r है और ये डिस्टेंस d है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम हियर टू हियर, ये कितना हो जाएगा? r plus t. r प्लस t. अच्छा, पोटेंशियल जो होता है वो पोटेंशियल इज इट अ स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी?
स्केलर। सो आपको नेट पोटेंशियल पॉइंट पी पे चाहिए, तो आप इसकी वजह से लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r माइनस टी माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r plus d, right? Now potential at point P 1/4 pi epsilon naught, sorry q बाहर आप निकाल लो, अंदर आ जाएगा 1 by r minus d minus of 1 by r plus d. LCM ले लेंगे इसको, right? So if I'll be taking the LCM, so potential at point P कितना हो जाएगा? q over 4 pi epsilon naught, will it be equal to r plus d minus of r minus d over r square minus of d square, right? So इसको अगर आप सॉल्व करोगे, so potential at point P कितना हो जाएगा बेटा? Will it be equal to q by 4 pi epsilon naught r plus d minus r plus d over r square minus of d square. अब देखो ये r और ये r कैंसिल हो जाएगा, so will it be equal to potential at point P 1/4 pi epsilon naught q into 2d by r square minus d square होगा। और आपको ऑलरेडी पता है कि q into 2d is this is nothing but what, ये क्या है बेटा? डाइपोल मोमेंट है ना q। हाँ, सो पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना हो जाएगा? Will it be equal to 1/4 pi epsilon naught p by r square minus of d square। ऑलरेडी आपको मालूम है कि r बहुत 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 बड़ा है d से, सो r स्क्वायर तो और भी बड़ा हो जाएगा d स्क्वायर से, सो डेफिनेटली वी कैन नेग्लेक्ट दिस, हटा सकते हैं हम लोग। सो अगर आप रिमूव कर दोगे तो आपका पोटेंशियल आ जाएगा 1/4 pi epsilon naught p by r square। This is the potential due to dipole on the axis of the dipole। ये डाइपोल की वजह से पोटेंशियल है डाइपोल के एक्सिस पे, और वैल्यू क्या आ रहा है? 1/4 pi epsilon naught p by r square। इज इट क्लियर? समझ में आ गया सभी को? Yes. Okay, so see we have calculated the electric field due to dipole at any point of the dipole। किसी भी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है डाइपोल की वजह से, और डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा वो हमने कैलकुलेट कर लिया। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला बेटा? 1/4 pi epsilon naught p by r square। Am I clear everyone? Yes, sir. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे करिए पोटेंशियल, फटाफट खत्म करो इसको। ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कितना होगा? सो हियर वी आर हैविंग माइनस क्यू, हियर वी आर हैविंग प्लस क्यू, और इसके बीच का जो मेरा सेपरेशन है वो 2d है लेट्स से, और इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वहां से डिस्टेंस r पे, इस पॉइंट P पे मुझे चाहिए पोटेंशियल कितना होगा? सर 0। Sorry, I have just lost the electricity. Fine. So हम पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। स्विच ऑफ द वीडियो।
सो पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे थे ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सो हियर वी वर हैविंग माइनस क्यू, यहाँ पे हमारे पास प्लस क्यू था. यस प्रणिका, वेरी गुड बेटा. और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने 2d लिया था, राइट. और इससे मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोई एक पॉइंट है, लेट्स से दिस पॉइंट इज p एंड दिस डिस्टेंस इज r. तो मुझे यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए एट दिस पॉइंट. कितना होगा? 0 0. Yes, super, very good. Again the same way, this is d, this is r, so this distance will be equal to what? Under root of r square plus d square. और ये भी कितना हो जाएगा? Again the under root of r square plus d square. So अगर आप पोटेंशियल लिखोगे due to this negative charge here, so minus 1 by 4 pi epsilon naught q by under root of r square plus d square. और अगर आप पॉजिटिव की वजह से यहाँ पोटेंशियल लिखोगे, so 1 by 4 pi epsilon naught q by under root of r square plus d square. Ultimately this will get cancelled. तो क्या इक्वेटोरियल लाइन पे जो पोटेंशियल होगा will it be equal to 0? होगा 0 पोटेंशियल. So Yes. due to electric dipole, the potential on the equatorial line or the perpendicular bisector is 0. अब जरा मुझे एक बात बताना बेटा, सोच समझ के बोलना. मुझे एक बात बताओ, अगर मैं चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यहां से मूव करा के यहां लेके जा रहा हूं, फ्रॉम हियर टू हियर ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल. सो अगर आप चार्ज पार्टिकल को यहां से मूव करा के वहां लेकर जा रहे हो फ्रॉम लेट्स से पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 2 तक, तो वर्क डन कितना? 0. वाई 0? क्योंकि देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस. और अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, सो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस नहीं होगा. और जब तक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं होगा तब तक वर्क डन क्यों होगा? ये दिस इज द वन ऑफ द ऑप्शंस ऑफ जेईई एडवांस एग्जामिनेशन. उसका ये एक ऑप्शन था, मल्टीपल चॉइस में पूछा था. सो अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, हाँ करेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी इज सेम. सो अगर आप पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे लेके जा रहे हो तो यहाँ का भी पोटेंशियल एनर्जी 0 और यहाँ का भी 0. सो देयरफॉर देयर विल बी नो वर्क डन. इज इट फाइन? क्लैरिटी है सबको? Yes. ओके. सर. हाँ बेटा बोलो. सर इधर ये पोटेंशियल में हमने साइन क्यों नहीं इग्नोर किया? इसलिए इग्नोर नहीं किया क्योंकि पोटेंशियल कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर की वेक्टर? स्केलर. स्केलर. तो क्या पोटेंशियल को का डायरेक्शन दिखा के हम साइन को इग्नोर कर सकते हैं क्या? समझना, व्हाट यू हैव आस्क्ड अ वेरी वेरी जेन्युइन क्वेश्चन. सबको समझ में आया उसने क्या पूछा मुझे? उसने पूछा कि सर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में साइन को हटा देते हो, लेकिन यहाँ पे आप साइन को नहीं हटा रहे हो, माइनस वाले साइन को, ऐसा क्यों कर रहे हो? दिस इज व्हाट इज द क्वेश्चन ना? यस सर. हाँ, एंड इट्स अ गुड क्वेश्चन. कोई मुझे बता सकता है ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? व्हाई आई एम डूइंग सो? quantity don't show direction. Because scalar quantity do not have direction. सुपर. इलेक्ट्रिक फील्ड में बेटा हम माइनस साइन को हटा देंगे. अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको डायरेक्शन दे देता हूं ना, तो डायरेक्शन डिफाइन करने के बाद आप माइनस साइन को हटा दो, क्योंकि वहां पे माइनस साइन डायरेक्शन बता रहा है. लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल के केस में इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, तो हम डायरेक्शन को बता के माइनस साइन को हटा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ इसका कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है. तो यहाँ पे आपको माइनस के पूरा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा, विच वॉज नॉट द केस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. पहली बात. एक और इसका रीजन है, क्योंकि यहाँ पे ये वर्क डन से रिलेट करता है, और माइनस क्यू की वजह से अलग वर्क डन होगा और प्लस क्यू की वजह से अलग वर्क डन होगा. सो देयरफॉर यहाँ पे आपको माइनस लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वर्क डन को रेप्लिकेट कर रहा है. इज इट क्लियर? समझ में आया? यस सर. आपको जो लॉजिक सही लगे आप उस लॉजिक से समझ लो. क्यों? पहला लॉजिक ये दिया मैंने कि सब स्केलर क्वांटिटी, सो देयरफॉर वी कांट ओमिट दिस. हम ऐसा नहीं कि डायरेक्शन बता के माइनस साइन को नेग्लेक्ट कर लेंगे, नहीं. वो आप इलेक्ट्रिक फील्ड में कर सकते हो, बट यहाँ नहीं कर सकते हो. पहली बात. दूसरी बात, मैंने ये लॉजिक दिया कि भैया ये पोटेंशियल है, यानी एक तरह का ये वर्क डन है, राइट? ये एक वर्क डन है, एंड सिंस इट इज अ वर्क डन, सो देयरफॉर प्लस और माइनस दोनों का कहानी अलग अलग होगा. सो इसलिए आपको प्रॉपर्ली माइनस साइन वहां पे प्लेस करना ही पड़ेगा. इज इट फाइन? समझ में आ गया? Yes sir. यस सर. ओके. नाउ थर्ड में हम पोटेंशियल करेंगे एट एनी पॉइंट.
पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, सेम वे में जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया था वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। सो लेट्स हैव कि मेरा डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ है E, और मुझे कोई एक रैंडम पॉइंट P पे रैंडम पॉइंट कोई भी मान लो, लेट्स से कि रैंडम पॉइंट ये मेरा B है, यहाँ पे मुझे डाइपोल मोमेंट पोटेंशियल चाहिए ड्यू टू दिस टाइप सच दैट इट इज हैविंग एन एंगल थीटा। तो क्या करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था वही काम यहाँ पे भी करेंगे। आप एक काम करो बेटा, P को कंपोनेंट रिजॉल्व कर दो। सो इधर का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, विल इट बी इक्वल टू P cos थीटा, और इधर का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, विल इट बी इक्वल टू P sin थीटा। अगर मैं P को रिजॉल्व करूं, सो थीटा इज देयर, सो P का कंपोनेंट उस लाइन में अलोंग द R क्या होगा बेटा, उसका कंपोनेंट R के अलोंग, विल इट बी इक्वल टू P cos थीटा, और P का कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, विल इट बी इक्वल टू P sin थीटा। हाँ या ना? यस। ओके। P cos थीटा के लिए ये जो पॉइंट B है, ये कैसा पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट है? एक्सियल पॉइंट। इसके लिए तो पोटेंशियल होगा। P sin थीटा के लिए कोई पोटेंशियल होगा क्या B पॉइंट पे? नो। नहीं, इक्वेटोरियल पॉइंट है। सो B पॉइंट पे जो आपका यहाँ पे टोटल पोटेंशियल होगा कितना हो जाएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाय R। मेरा सजेशन होगा, बाकी आपका जैसा मन करे वैसा करो, कि पोटेंशियल के लिए आप यही फॉर्मूला याद रखो, डोंट लर्न फॉर द एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पॉइंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप वो फॉर्मूला याद रखो जो मैंने आपको पीछे बताया था, राइट? इसमें आपका सब काम चल जाएगा। अगर आपका पॉइंट एक्सिस पे रहेगा तो थीटा 0 रहेगा, cos 0 विल 1, सो P by R क्यूब। इक्वेटोरियल पे लेके जाओगे तो थीटा 90 होगा, cos 90 विल बी 0 एंड देयरफॉर पोटेंशियल विल बी 0। एम आई क्लियर? सो पोटेंशियल के लिए आप ये फॉर्मूला याद रखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाय R स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए याद रखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P by R क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। Is it fine, everyone? Yes, sir. Yes, sir. आगे और डिस्कस करें? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Let's go with some question. मान लो कि ये मेरा ऐसे एक डाइपोल फॉर्म कर रहे हैं, और ये डाइपोल का लेंथ आप x मान z कुछ भी मान लो। सो लेट्स से कि डाइपोल का लेंथ मेरा 2d है, और यहाँ पे -q चार्ज है और यहाँ पे +q चार्ज है। इसके सेंटर पे, इसका टोटल लेंथ हम लोग 2d ले लेते हैं, इसके सेंटर पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज को प्लेस किया है, कैपिटल Q, और इस पॉजिटिव चार्ज का मास दिया है mkg को। सो आई हैव प्लेस्ड, मतलब ये डाइपोल के सेंटर पे, एग्जैक्टली सेंटर में, मतलब यहाँ से भी डिस्टेंस d और यहाँ से भी डिस्टेंस d, हमने एक +q चार्ज को प्लेस किया है, और इस चार्ज का मास mkg है। अगर मैं ये चार्ज को यहाँ से स्लाइटली डिस्प्लेस कर दूं तो ये चार्ज इस तरह ऑसिलेट करेगा। सोचना जरा, पहली बात, ऑसिलेट करेगा या नहीं? अगर ये चार्ज ऑसिलेट कर रहा है बाय स्लाइट डिस्प्लेसमेंट, तो उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। Find time period of oscillation. क्वेश्चन समझ में आ गया मैंने क्या बोला है, व्हाट आई हैव सेड? Yes, sir. Okay. चलो देखो मैं करता हूं। अच्छा, अगर ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे प्लेस किया है हमने, +q एंड -q, क्या सीन होगा? Sir, it will not oscillate. It will not oscillate. Will it oscillate? Sir, वो -q की तरफ जाएगा। -q की तरफ जाएगा। सुपर। यस। पहली बात तो ये ऑसिलेशन ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि -q ये +q पे क्या लगाएगा, अट्रैक्शन का फोर्स, और ये भी इस पे क्या लगाएगा, अट्रैक्शन का फोर्स, सॉरी रिपल्सन का फोर्स। तो ये जो चार्ज मैंने यहाँ पे प्लेस किया है, दिस चार्ज इज नॉट गोइंग टू ऑसिलेट।
तो इसका इस केस में देयर विल बी नो ऑसिलेशन। इज इट क्लियर? समझ में आया सभी को ये पॉइंट? यस Yes. फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक बना के देता हूँ, ध्यान रखना ऐसे कभी कभी ट्विस्ट करके पूछता है माइनस क्यू प्लस क्यू था तो नेट फोर्स 0 नहीं था, वो तो ऑसिलेट करेगा नहीं, वो लीनियर मोशन में चला जाएगा। मान लो बेटा ऐसे अभी आपको पूछता हूँ, मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू का, दूसरा चार्ज है प्लस क्यू का, एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस ऑफ लेट्स से 2d, से सेपरेट किया हुआ है। क्या ये डाइपोल है? इज इट अ डाइपोल? No. No, डाइपोल में दो चार्ज चाहिए, दोनों ऑपोजिट चाहिए, सो दोनों तो यहाँ प्लस का ही है, तो इट्स नॉट डाइपोल, डाइपोल नहीं है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे इसके सेंटर पे वी आर हैविंग अ प्लस क्यू चार्ज, सेम क्वेश्चन में देखो चेंज करके पूछ रहा हूँ, और इसका मास मुझे mkg दिया हुआ है। अब इसको हम यहाँ से सेंटर से स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दिए, तो अब ये ऑसिलेट करेगा। बताइए, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। करिए, फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन दिस केस। कितना, कैसे होगा, क्या करोगे? ध्यान रखना इस केस में x जो है आपको बहुत छोटा है, वी आर हैविंग अ वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। चलो देखते हैं, एक काम करते हैं, इसको यहां से x आगे डिस्प्लेस कर लेते हैं, विल डिस्प्लेस स्लाइटली। ध्यान रखना x बहुत छोटा होना चाहिए। तो अभी ये चार्ज इंस्टेड ऑफ हियर, ये चार्ज अभी यहाँ मूव कर गया प्लस क्यू, x डिस्प्लेस करने के बाद चार्ज यहाँ पे आ गया प्लस क्यू। अब क्या होगा, ये वाले चार्ज पे ये इस पर रिपल्सन का फोर्स लगाएगा F1, और ये इस पर रिपल्सन का फोर्स लगाएगा F2। पहले F1 और F2 होगा कितना? सो व्हाट विल बी F1 बेटा? Will it be equal to 1/4 pi epsilon naught q into q by d plus x का होल स्क्वायर? क्या ये F1 होगा? d plus x का होल स्क्वायर? यस देखता हूँ कौस्तुभ, मुझे आंसर याद नहीं है इसका एक्चुअली। F2 कितना होगा? F2 will be equal to 1/4 pi epsilon naught. Will it be equal to q into q by d minus of x का होल स्क्वायर? ओके, ठीक है। श्रावणी एंड कौस्तुभ बोथ आर गेटिंग डिफरेंट आंसर्स। ठीक, लेट्स सी किसका सही है, देखते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आउट ऑफ दिस फोर्स F1 एंड F2 व्हिच विल डोमिनेट? कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, F2 की F1? F2. F2. लॉजिकल बात है। सो व्हाट विल बी नेट फोर्स हियर? दिस विल बी F2 will be equal to what? Sorry, net force F2 minus of F1. So F net will be equal to 1/4 pi epsilon naught q into q by d minus of x का whole square minus 1/4 pi epsilon naught q into q over d plus x का whole square. Will it be something like this? ऐसा कुछ होगा। अगर आप इसको आगे सॉल्व करोगे, F net is q into q by 4 pi epsilon, ये क्वेश्चन यहाँ क्यों करा रहा हूँ कि समथिंग लाइक द डाइपोल, डाइपोल के जैसा इसका कैलकुलेशन होता है। ओके, लेट्स सी पीयूष, देखता हूँ बेटा। सो ये आ जाएगा 1/d minus x का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 1/d plus x का होल स्क्वायर। So therefore F net is equal to q into q over 4 pi epsilon naught d plus x का होल स्क्वायर माइनस ऑफ d minus x का होल स्क्वायर ओवर d स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर।
a minus b into a plus b, just like the dipole जैसा हमने किया था। F net को हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू q इंटू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको एक्सपैंड कर दो, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2dx माइनस ऑफ डी स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2dx ओवर डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू दी होल स्क्वायर। Okay, let's Planika and Kaustubh are having the same answers. Okay, so देखते हैं। So अभी क्या हो जाएगा, ये डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, so this will become what 4dx ना, और x बहुत छोटा है। So आपको क्या मिलेगा यहाँ से रिजल्ट, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू q इंटू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4dx ओवर डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। आपको मैंने अभी बोला था कि x आपका डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, अगर x बहुत छोटा है तो क्या एक्स स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा डी स्क्वायर के सामने। सो ऑब्वियस ही बात है कि वी कैन नेग्लेक्ट दिस एक्स स्क्वायर टर्म, हम इसको यहाँ से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो अगर आप इसको रिमूव कर दोगे व्हाट विल बी गेटिंग, दैट मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, सो क्या मिलेगा मुझे, दैट मास इनटू एक्सेलरेशन will be equal to q into q over 4 pi epsilon naught 4 into d into x by d raised to power 4. So this is dq, right beta? So acceleration कितना हो जाएगा, q into q by m into 4 pi epsilon naught by dq into x। अगर आपको याद हो रिलेशन पढ़ा होगा आपने SHM में ओमेगा स्क्वायर x, तो ये माइनस साइन का सिर्फ ये मतलब होता है कि दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मिड पॉइंट। सो हम लोग ओके ठीक है, सो हम लोग इसको इक्वेट कर सकते हैं ओमेगा स्क्वायर से। इंप्लाइज बेटा ओमेगा कितना हो जाएगा, ये नीट का क्वेश्चन है बाय द वे, ओमेगा कितना हो जाएगा, q इंटू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू डी क्यू। सो आपका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, विल इट बी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू डी क्यू। कैलकुलेशन देख लेना एक बार, कहीं कुछ गड़बड़ तो ना। इज इट क्लियर? इस केस में जो टाइम पीरियड हो जाएगा, हाँ So 4 न्यूमरेटर में 4 है। छूट गया क्या, कहाँ गड़बड़ की है, सजा डी 4 है। कैंसिल किया, वहां पे 4 है, नीचे नहीं लिया है। अरे रे सो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। सो बेटर वे कि मैं 4 को हटा ही देता हूँ। हाँ, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू डी क्यू बाय क्यू इंटू क्यू। हाँ यस यस, सॉरी, बराबर है पॉइंट। Yes, sir. आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन फॉर अ होमवर्क, जो आप सॉल्व करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में विल स्टार्ट विथ योर एक्चुअल 12th पार्ट, वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट विथ 11। क्वेश्चन इज कि मेरे पास चार्ज था यहाँ पे प्लस क्यू कूलम एंड प्लस क्यू कूलम, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2d। सो दो चार्ज है प्लस क्यू कूलम का और प्लस क्यू कूलम का, और इस दोनों को हमने सेपरेट किया है बाय अ डिस्टेंस 2d। अब इन दोनों चार्ज के सेंटर पे माइनस क्यू चार्ज रखा है और इसका मास है m kg का। आई एम एक्सपेक्टिंग द आंसर, आप लोग करके मुझे बताओगे। सो प्लस क्यू कूलम और इसके सेंटर पे माइनस रखा, प्लस नहीं रखा है, प्लस रखते तो अलग कहानी था। अब इसको मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरफ x डिस्प्लेस करके छोड़ दे रहा हूँ। ध्यान रखना, अगर यहाँ पे प्लस रखा था मैंने, तो मैंने एक्सियल लाइन पे बाइसेक्ट ऑसिलेट कराया था। अभी माइनस रखने की वजह से मैं इसको इधर की तरफ ऑसिलेट करा रहा हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। क्वेश्चन समझ में आ गया व्हाट आई एम सेइंग, कि प्लस क्यू कूलम के सेंटर पे मैंने माइनस कैपिटल क्यू कूलम रखा है जिसका मास कैपिटल m स्मॉल m kg है, और इसको मैं एक मिनट पीयूष,
इसको मैं परपेंडिकुलर लाइन पे ऑसिलेट छोड़ दे रहा हूँ थोड़ा सा डिस्प्लेस करके, तो ये ऑसिलेट करेगा, इसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा वो आपसे पूछा गया है। क्लियर? नहीं लगा सकते हैं पीयूष, उसके पीछे का रीजन क्या है बेटा कि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, क्योंकि अगर आप पॉइंट को आगे बढ़ाते जाओगे तो डिस्टेंस आपका चेंज होते जाएगा चार्ज से, तो अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। सो वो नहीं करो, क्यू इज एफ इज इक्वल टू क्यू ई ना करके आप डायरेक्ट कूलम्स लॉ से फोर्स लगा निकाल लो। समझ में आ गया? यस सर। ओके ग्रेट। क्लियर विद द होमवर्क एवरीवन? Yes. Yes. Yes, sir. Fine. ठीक है, we'll wind up for today. We'll discuss in the next lecture. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय बेटा, बाय बाय सर। बाय बेटा। हो गया पीयूष लिख के? यस सर।